एस्टिमेशन का भी था। हाँ ये बताना किसी को कौन सा बेटा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ यही बोलो ना। हाँ तो मेरे ख्याल से ऑब्वियस है वैसे तो। हाँ x अगर 0 से 1 के बीच में तो ऑफकोर्स ये जो है घटा रहा है और ये जोड़ रहा है, तो ये ज़्यादा घटा रहा है क्योंकि x 0 से 1 के बीच में। तो अगर ज़्यादा घटाएगा तो क्वांटिटी हमेशा रूट 4 से तो क्या होगी, छोटी, यानी कि रूट 4 से छोटा। और इधर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर से बड़ा। तो ये इंटीग्रेंट का ऑर्डर है, इसका रेसिप्रोकल ले लो तो 1/2 इधर आ जाएगा, ये वाला उधर चला जाएगा। तो इसका इंटीग्रल वही हो जाएगा साइन वर्स x/2 और 0 से 1 में कर लो 5/6 आ जाएगा। जैसे कि साइन क्यूबिक्स दिख रहे हैं तो मेरे ख्याल से 0 से π/2 में ही रहेगा, तो 0 से 1 के बीच में ही। तो एक तो साइन क्यूबिक्स पकड़ लेते हैं, फिर एक साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसका पावर ज़्यादा होगा वो क्वांटिटी छोटी हो जाएगी और फिर साइन की बात इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसको याद मतलब इंटीग्रेट करने में भी सही रहेगा। माइनस करोगे तो मेरे ख्याल से ये उल्टा हो जाएगा इनइक्वालिटी, ठीक है ना। फिर 1 जोड़ोगे तो भी सेम चीज़ रहेगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो फिर क्या करना है इसका स्क्वायर रूट। तो ये मेरे ख्याल से आपका इंटीग्रेंट का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो cos x ही हो गया 0 से π/2, तो इसकी वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी। ये वाला मेरे ख्याल से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos x बन जाएगा और रूट अंडर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। तो साइन एक्स को टी मानोगे तो एक्चुअली लविंग इंटीग्रेंट रूट अंडर 1 प्लस क्या बनेगा टी स्क्वायर। अब जिसको इसको याद होगा वो कर लेगा। नहीं given that f satisfies f of u minus f of v का mod less than equal to modulus of u minus v, less than equal to modulus of u minus v for all u and v in close A to close B, for all u and v in close A to close B, then prove that a to b fx dx minus b minus a f of a is less than equal to b minus a का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो जैसे वो बोल रहे हैं या फिर अपन यहाँ से भी पकड़ सकते हैं कि a to b f of a और ये जो b माइनस a है इसको लिख सकते हैं हम लोग a to b fx dx, सॉरी a to b dx। b माइनस ए जो लेंथ है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a से b dx, क्योंकि उसकी वैल्यू तो उतनी आएगी तो कितनी b माइनस ए। तो f है तो कांस्टेंट है, अंदर भी रह सकता है। तो दिस कैन बी आल्सो रिटन एज, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। और उसके बाद भाई आपने पढ़ाया था आपने पढ़ाया था कि हिसाब से क्या होगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनइक्वालिटी डील की थी कि मॉडुलस ऑफ a to b fx dx इज लेस देन इक्वल टू a to b mod fx dx। फर्दर अभी ये जो क्वेश्चन में कहानी बोल रहा है उसके हिसाब से दिस इज फर्दर लेस देन इक्वल टू, ठीक है। fx माइनस fa का मॉड इस वाले रिजल्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कितना
x माइनस ए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ समझ में आ रहा होगा कि x इससे बड़ा है, तो इसका इंटीग्रल मतलब x माइनस ए का, तो दैट इज x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो वो कितना जाएगा। तो एक तो इस तरीके से सोच ही सकते हैं। दूसरा हम इसकी ग्राफ की फील ले सकते हैं। ग्राफ में देख सकते हो क्या कि अगर इसको डिवाइड करके u अप्रोचिंग v कर दो, नहीं तो अगर इसको डिवाइड करके लिखें हम, ये पॉजिटिव पॉइंट के लिए डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, और लिमिट ले लो u इज अप्रोचिंग v या v इज अप्रोचिंग u, व्हाटएवर यू वांट टू टेक, ठीक है ना। तो ये मॉडुलस ऑफ क्या बन जाएगा, f डैश u, या मॉडुलस ऑफ क्या बन जाएगा, f डैश v, और u इज एनी वैल्यू बिटवीन a टू b, यानी कि हर जगह जो डैश होगा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से क्या होगा, छोटा। तो जैसे अगर आप इसका ग्राफ बनाओ, ये a से b का लेते हो गया, मान लो कि a पे फंक्शन की कोई वैल्यू भी कहीं होगी नहीं, तो जैसे अगर आप देखो, ठीक है ना, ये लेंथ कितना है b माइनस ए, तो अगर हम मैक्सिमम के 1 से के स्पीड से भी चले, तो अगर ये x में b माइनस ए का चेंज है, तो y में भी मैक्सिमम चेंज कितना आ सकता है, b माइनस, नहीं समझ में आया, y में मैक्सिमम चेंज कितना आ सकता है, b माइनस, लेकिन अगर स्लोप कहीं भी 1 से छोटा हुआ नहीं, या 1 हुआ, ऐसे करके अगर चल रहा है, ठीक है ना, मतलब -1 से 1 के बीच में स्लोप हुआ, तो पॉइंट अगर यहाँ से निकल रहा है, मतलब यहाँ से वैल्यू का फंक्शन वैल्यू चालू हो रही है, तो अगर 1 से कहीं भी बीच में स्लोप छोटा हो गया, ठीक है ना, तो वो इस हाइट पे तो नहीं पहुँच पाएगा, वो किसी हाइट पे पहुँचेगा जो इस हाइट से क्या होगा, नीचे। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल में। तो अगर उससे नीचे कोई हाइट पे आता है, मान लो यहाँ आता है, तो ये वाला जो पार्ट है उसको देख लो ध्यान से, उसका मतलब हो जाएगा कि ये जो इसके नीचे का एरिया है वो है a टू बी एफ एक्स डी एक्स, नहीं, और माइनस बी माइनस ए इंटू एफ ए करोगे तो ये हट जाएगा, यानी कि इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस बी माइनस ए इंटू एफ ए जो लिखा हुआ था, ये वाला, ये कौन सा एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया हमेशा, नहीं, तो जब भी आप बात करोगे इस एरिया की, तो ये इस ट्रायंगल के एरिया से क्या होगा, हमेशा छोटा, तो दिस इज b माइनस ए, दिस इज ऑल्सो b माइनस ए, तो दैट इज लेस देन इक्वल टू हाफ b माइनस ए का होल स्क्वायर। तो वहाँ से भी देख के बोल सकते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन। तो इस तरह का सवाल ऑलरेडी भी हम बहुत देख चुके हैं, जैसे लेबनिज में भी देखा अपन ने कि कोई फंक्शन है जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, तो डिफरेंशिएट करके हम लोग क्या निकाल लेते हैं, फंक्शन। तो वैसे क्वेश्चन अपन ऑलरेडी भी कर चुके हैं, बाकी कुछ और सवाल करके देख लेते हैं। फाइंड अ फंक्शन f find a function f continuous for all x continuous for all x and not identical 0 and not identically 0 for all x and not identically 0 for all x such that f square x equal to integral 0 to x such that f square x equals integral 0 to x ft sin t upon 2 plus cos t dt। करेक्ट डिस्कस मेरे ख्याल से ऑफकोर्स ये इंटीग्रेट तो कोई नहीं करेगा, या देख लो कर सकता तो कर लो, ठीक है। एफ अपन को अंदर पता नहीं है, तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, 2fx इंटू एफ डैश एक्स, और इधर आ जाएगा लेबनिज लगाकर fx sin x। खुद ही क्वेश्चन ने बोल दिया इसका दो सॉल्यूशन आ रहा है, एक तो आएगा fx इक्वल टू 0, बट वो डिस्कार्ड कर देंगे, क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि fx इज नॉट आइडेंटिकली 0 फॉर ऑल x। तो मेरे ख्याल से एक fx इक्वल टू 0 वाला सॉल्यूशन डिस्कार्ड हो गया। अब जो बचा है ये इंटीग्रेट करने के लायक है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, 2fx, और इधर मेरे ख्याल से इसको t मानोगे शायद, तो ऊपर माइनस आएगा नहीं, हाँ, तो मेरे ख्याल से माइनस का आएगा, तो माइनस एक आएगा ln प्लस क्या आएगा c। ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, कुछ बच्चे यही खुश हो जाते हैं c लिख के। बाकी यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम, x इक्वल टू 0 रख दो, f0 क्या आ जाएगा 0, जब f0 0 आ जाएगा तो c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी ln3 सॉरी कितना आ जाएगा ln3। तो मेरे ख्याल से fx वही आएगा जो बोल रहे हो, हाफ ln3/2 प्लस cos। Next question is if fx equals x plus
एफ एक्स इक्वल्स एक्स प्लस इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस वाई एफ आई डी वाई वेयर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन फाइंड एफ एक्स। करते डिस्कस। तो मेरे ख्याल से देख लिया कुछ खास हो नहीं रहा है सिवाय कैलकुलेशन के, ठीक है ना। डिफरेंशिएट तो डायरेक्टली हो भी नहीं पाएगा, अंदर पूरा नहीं एक्स और वाई दोनों ही है, उसको निकालना पड़ेगा। पहले आप लिखोगे साइन कॉस वाई प्लस कॉस एक्स, ये सब इंटीग्रेट होने के लिए एफ आई चाहिए। अब एफ आई पता नहीं वही निकालना है नहीं, लेकिन ये तो पक्का पता है कि अगर ये एफ आई हम लोग को पता चल जाए तो मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसको इंटीग्रेट किया जाएगा और 0 पाई बाई 2 जब लिमिट रखोगे तो ये वैल्यू आएगी तो कॉन्स्टेंट, और ये वैल्यू भी क्या आएगी कॉन्स्टेंट। यानी कि हम लोग वॉट एवर बी द फंक्शन एफ एक्स इट मस्ट बी ऑफ दिस फॉर्म और प्लस नहीं पक्का। तो अब चाहो तो इसी का यूज़ कर सकते हो, जैसे एक बार मान लो इसको cos x से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो 0 से पाई बाई 2 इसका इंटीग्रल आएगा, या फिर तुम चाहो तो इसको पकड़ लेना सीधा ही। a इक्वल टू क्या था 0 से पाई बाई 2 नहीं, a इक्वल टू क्या था 0 से पाई बाई 2 cos y एफ वाई डी वाई नहीं, और एफ एक्स अगर ये है तो एफ वाई कितना हो जाएगा y और प्लस क्या आएगा b। वैसे इसमें तो काफ़ी सारा कैलकुलेशन, लेकिन जो नेचुरल सवाल आते हैं उसमें थोड़ा कम ही रहता है कैलकुलेशन, 2 ही टर्म तक रुक जाएगा ऐसा कुछ। तो आप देख सकते हो कि ये मेरे ख्याल से अब इंटीग्रेट हो जाएगा y cos y नहीं, y cos y का क्या इंटीग्रल आएगा, मतलब वैल्यू सीधे ही y sin y माइनस 1 देख लेना वो कौन सी चीज़ होती है, टेबुलर इंटीग्रेशन उससे लगा दो। cos y sin y आसान है, sin y को t मान लो, हाँ sin 2y लिख लो, cos स्क्वायर y का पता ही है। तो a और b में एक अजीब सा मतलब पाई बाई कंटेनिंग का रिश्ता मिल जाएगा, ऐसे ही b पकड़ लो तो क्या आएगा sin y और एफ वाई फिर से क्या आएगा y प्लस a sin y और प्लस b cos y। तो एक a b से ये भी रिलेशन आ जाएगा। अब इन दोनों का यूज़ करके आप इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं a एज वेल एज b, और वही आंसर दे रखो। एक तो जो sin x का जो कोफिशिएंट है a वो आएगा शायद 8 इंटू शायद देख लेना शायद ये सही आंसर है, बाकी चेक कर लेते हो घर पे। हाँ सीधा गलत है ए प्लस बी 0 कैसे आ जाएगा। लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा रिडक्शन फार्मूला। तो इंडेफिनिट में हम लोगों ने रिडक्शन फार्मूला कुछ करके देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, ठीक है ना। तो ऑलरेडी हम वैसे तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि रिडक्शन फार्मूला में क्या किया जाता है, ठीक है। बट डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे इन्वॉल्व करके सवाल पूछा जा सकता है उस पर अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ रिडक्शन फार्मूला है, कुछ खुद से डेवलप करने की कोशिश करो। पहला है आई एन इक्वल्स इंटीग्रल 0 से 1 माइनस एक्स की पावर 4 n dn 1 माइनस एक्स की पावर 4 n dx then prove that in upon in minus 1 equals 4n upon 4n plus 1। तो देख सकते हो in और in minus 1 मतलब यहाँ पे n की जगह n minus 1 टाइप का आएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि 1 को सेकंड फंक्शन मान के जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक पावर अपने आप ही कम हो जाएगा। तो 1 को सेकंड फंक्शन मानते हुए चलते हैं तो x, ठीक है, और 0 से 1 चेक कर लेने का माइनस 0 से 1 इसका इंटीग्रल x आएगा, उसको बाद में लिख रहा हूँ, पहले उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। n माइनस 1 हो जाएगा, फिर क्या आएगा माइनस एक्स की पावर 4 का, तो कितना आएगा 4 माइनस और एक क्या आएगा एक्स क्यूब, और एक दूसरे का इंटीग्रल आएगा तो माइनस एक्स क्यूब की जगह माइनस क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4, और इसकी शक्ल में बदलना है तो 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट। तो एक इंटीग्रल का एक्स आया था माइनस 4x क्यूब आया था, तो माइनस 4x की पावर 4 हुआ था, तो माइनस एक्स की पावर 4 अंदर ही रखा और 4 बाहर ले आया, ठीक है ना। इसमें 1 और 0 रखोगे तो वैल्यू दोनों साइड से क्या हो जाएगी 0। सो दिस इज आई एन। इंटीग्रल में जब इसके साथ आप इसको इकट्ठा करोगे तो पहला टर्म शायद फिर से आई एन आ गया, और माइनस बाहर ही है तो मेरे ख्याल से माइनस ही आएगा आई एन माइनस 1 में, तो ठीक है ना।
तो अपन इसको इधर लाएंगे तो इधर बन गया 4n + 1 in इक्वल्स 4n कितना जाएगा in डिवाइड कर लो मेरे ख्याल से। नेक्स्ट वही वाला है जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। इफ in इक्वल्स 0 से पाई sin nx upon sin x dx n belongs to natural, then prove that की जगह then evaluate sigma I2k k इक्वल टू 1 से 5। वैसा ही सवाल है मेरे ख्याल से। उसमें हम लोगों ने in -1 घटाया था शायद, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि sin x क्रिएट करना था। वहाँ पे देखा होगा sin 2n + 1x और -sin 2n - 1x घटाया था, तो एक sin x का टर्म क्रिएट हो गया था, उसको हम लोग नीचे से काटा था। तो यहाँ पे भी पर्पस वही होगा कि हम कुछ ऐसा सब्ट्रैक्ट कर दें ताकि ऊपर क्या क्रिएट हो जाए आपका sin x, ऊपर क्या क्रिएट हो sin x। तो आप इसमें कर सकते हो या तो in + 2 और माइनस क्या कर दो in, तो ये बन जाएगा 0 से पाई एंड दिस विल गिव यू sin ऑफ n + 2 × x माइनस ऑफ कितना sin nx अपॉन sin x। जेई में भी आ चुका है 1 से 2 बार। फिर हम लोगों ने दिस विल कम 0 से लेकर पाई और नीचे sin x कटेगा sin c - sin d दैट इज 2 टाइम्स cos c + d अपॉन 2, तो 2n + 2 तो कितना आएगा n + 1x और इनटू कितना आएगा नहीं। अब cos n + 1 का इंटीग्रल लिखोगे तो अभी से sin n + 1x पाई पे भी 0 होगा, 0 पे भी 0 होगा, तो अल्टीमेटली क्या आएगा 0। दैट मींस in + 2 इज in, यानी कि I2 I4 I6 ये सब सेम होगा और I1 I3 ये सब क्या होगा सेम। तो जैसे अगर आपको ऑड वाला का निकालना है तो इनको 1 ही रख लो, तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट पाई। और इवन वाले में अगर sin 2x लिखोगे तो 2 sin x cos x, तो मेरे ख्याल से sin x कट ही जाएगा, तो cos x का फिर से वही माइनस sin x, तो पाई और 0 रखोगे तो फिर से क्या बन जाएगा 0। तो इवन वाले सारे 0 होंगे और ऑड वाले सारे पाई। देखना इफ un इक्वल्स if un equals integral 0 to 1 x की बार n tan inverse x dx, then prove that n + 1 un plus n - 1 un - 2 equals pi / 2 - 1 upon n। मेरे ख्याल से क्लियरली बाई पार्ट्स तो दिख ही रहा है क्या। इसको क्या सेकंड और tan इनवर्स x को क्या मान लेंगे फर्स्ट। तो ऑफ कोर्स सेकंड का इंटीग्रल दैट इज x की पावर n + 1 upon n + 1 और ये n + 1 un क्रिएट करने में हेल्प करेगा आपको। और इधर क्या आएगा tan इनवर्स x 0 से 1 माइनस इंटीग्रल 0 से 1 और ये x की पावर n का इंटीग्रल मतलब 1 upon n + 1 और x की पावर n + 1 और tan इनवर्स x का कितना जाएगा 1 upon 1 + x²। तो आप देख सकते हो कि ये जो n + 1 है इसमें भी है, तो उसको उधर भेज सकते हो आप। तो un के साथ आपको n + 1 चाहिए, तो n + 1 un बन गया इक्वल टू, अब जब 1 रखोगे तो 1 हो जाएगा और ये tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा आपका π/4, तो 0 पे 0 हो जाएगा नहीं, और माइनस आएगा आपके पास क्या इंटीग्रल 0 से 1 ये बन जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो ये जो सेकंड वाला है n - 1 un - 2 है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे n की जगह n - 2 रख देते हैं। n की जगह n - 2 रखोगे तो ये कितना बनेगा n - 1 और सेकंड टर्म क्या आ जाएगा इसका 5/4 माइनस इंटीग्रल ये आ जाएगा। और दोनों को क्या कह रहा है ऐड करने के लिए, तो क्या बन जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू π/2 माइनस क्या आएगा इंटीग्रल 0 से 1 और x की पावर n + 1 और x की पावर n - 1 में आप x की पावर n - 1 बाहर निकाल लीजिए, तो ऊपर ही क्या बनेगा x² + 1 जो कि कट जाएगा नीचे से, तो बचेगा क्या dx। इसका इंटीग्रल वही हो जाएगा x की पावर n और अपॉन n, तो लिमिट्स रखोगे तो मेरे ख्याल से यही बनेगा।
ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लिखिएगा अगर लिख लिया हो तो उसको, डिफरेंशिएटिंग एंड इंटीग्रेटिंग सीरीज। मतलब ऐसा आएगा नहीं कि आप इस सीरीज को डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करें, मतलब सवाल कुछ और ही रहेगा। सवाल रहेगा क्या कि एक सीरीज का सम निकालो आप, नहीं, वो एक सीरीज दे देगा और उसका क्या निकालना है, सम। तो सीरीज का सम सॉल्व करने के लिए अपने पास डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, नहीं। जैसे बहुत बार सीरीज एपी में रहता है तो कर लेते हैं, जीपी में रहता है तो कर लेते हैं, एजीपी रहता है कर लेते हैं, एचपी रहता है तो देख लेना एक बार। फिर बहुत बार क्या होता है कि हम डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स में लिख के भी सीरीज सॉल्व करते हैं, नहीं। तो वैसे ही जो टेक्निक्स हैं उसमें एक टेक्निक ये भी है कि हम डिफरेंशिएट करके या इंटीग्रेट करके भी सीरीज को सॉल्व करते हैं। जैसे बाइनोमियल में आपने कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे कि हम एक गिवन सीरीज को इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करके नए नए सीरीज बनाते हैं। तो ये मोरलेस वैसी बात कर रहे हैं, समझ में आएगा। तो बहुत बार क्या होगा कि सीरीज सॉल्व करने का तरीका ही आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होकर जाएगा, ठीक है। तो अपन उसमें कुछ क्वेश्चंस करके देख रहे हैं, बाकी अपन को पता है कि यहाँ पर टेक्निक क्या है पहले से। हाँ, एक शायद कर भी चुके हैं, कॉट वाल। बाकी लिखो, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज x² अपॉन 1 इंटू 2 so until infinity mod x is less than 1. पहले वाले में देखोगे आप तो पहले सीरीज को सॉल्व करना है। वैसे तो पहले ये तुम्हारे दिमाग में मानना चाहिए कि देयर इज वन मोर टेक्निक कि हम डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करके भी सीरीज सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो अब जब भी हम किसी सीरीज को अप्रोच करेंगे तो एक नजरिया अपना ये भी होना चाहिए। तो देख रहे हो कि अगर मैं इस सीरीज को इंटीग्रेट कर दूँ तो एक नया सवाल बन जाएगा, करके देख लो। यानी कि हम लोग बोले इंटीग्रेट करके नया सवाल तो बनाना नहीं है, नहीं, हम लोग इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसको कुछ नहीं मान लो, fx मान लो इसको। तो अगर हम इसको fx मान लें तो डिफरेंशिएट करते हैं अगर मान लो इसको, तो आप देख सकते हो कि एक नोन सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो f डैश x देखोगे तो कितना आएगा, x अपॉन 1 x² अपॉन 2 माइनस 1। तो हमारा काम भी यही होता है कि हम डिफरेंशिएट करके एक नोन सीरीज तक ले जाएं। जैसे ये सीरीज हम लोग को पता है, लेकिन लग रहा है किसी को नहीं ये भी सीरीज नहीं पता है, तो उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, उसके बाद जो आएगा वो तो पता ही होगा पक्का। तो डबल डैश निकालोगे तो 1 माइनस x प्लस x² एंड सो ऑन। ये दिख रहा है क्लियरली जीपी, और मॉड x 1 से छोटा है तो ऑब्वियस आती है कि इसका सम कितना आएगा, 1 अपॉन। तो हम लोग का काम यही होता है क्या कि हम डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करके एक नोन सीरीज तक जाएं, उस नोन सीरीज को इवैल्यूएट करें और जो प्रोसेस पहले किया था उसका ठीक रिवर्स प्रोसेस कर दें। जैसे भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो अब हमको दो बार क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो दो बार डिफरेंशिएट करने के बाद जब इसको पहली बार इंटीग्रेट करोगे तो f डैश x और इसका ln 1 प्लस x प्लस c लिखना ना भूलें। हाँ, ऑब्वियस बात है यहाँ पे c 0 आ जाएगा। आप देख सकते हो x को अगर एग्जैक्ट 0 रखोगे आप तो एवरी टर्म इज एग्जैक्ट 0, तो ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो 0 ही है, तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो f डैश 0 इक्वल टू 0, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको पहचान सकते थे कि f डैश x इज व्हाट, एक्सपेंशन ऑफ ln 1 प्लस x। फिर से आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो fx आ जाएगा और इसका इंटीग्रल क्या आएगा, 1 प्लस x ln 1 प्लस x माइनस x प्लस k। फिर से k इज वेयर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, नहीं। तो हम लोग बोले फिर से x को 0 रखो तो f0 इधर आएगा, f0 भी 0 होगा, ये वाला भी मुझे लग रहा है 0 और ये वाला भी 0, तो k की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। तो दैट गिव्स यू व्हाट, fx इज 1 प्लस x ln 1 प्लस x माइनस कितना x। सेकंड वाले में देख सकते हो कि ये अगर डिफरेंशिएट करोगे तो भारी मामला हो जाएगा, नहीं।
एक एक टर्म बहुत कर रहा हूँ और बिल्कुल सजा के दिया हुआ इंटीग्रेट करने के हिसाब से, नहीं तो हम लोग इंटीग्रेट करना ही बेहतर है। तो इसको एफ एक्स मान लेते हैं और इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स पहला वाला बनेगा ln 1 प्लस एक्स, फिर ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ln 1 प्लस एक्स की पावर 4 दैट इज 2 का स्क्वायर, ऐसे करके, नहीं। और इस तरीके से मेरे ख्याल से फिर ln 1 प्लस एक्स 2 का क्यूब एंड सो ऑन टिल कहाँ तक जाएगा इंफिनिटी। आपको बोले सर प्लस सी लगा लो, तो लगा लो, कोई फर्क तो पड़ना है नहीं। अब बोलोगे क्यों, पिछली बार तो पढ़ रहा था थोड़ा थोड़ा आपको, इस बार क्योंकि फाइनली हमको डिफरेंशिएट तो करना ही है, नहीं तो वो सी जो है अगर आएगा भी तो वो चला ही जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस सी भी लिखते रहो और देखते रहो कि दिख रहा है वहाँ से। तो अब इसको हम लोग कैसे लिख देते हैं, लिमिट एन इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, और ये एल देख लेना 1 प्लस एक्स, ये प्रोडक्ट में आता जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है क्या करें, एल एन ऐड कर रहे हैं सब, ठीक है ना। तो कितना आएगा पहला, फिर कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आएगा 1 प्लस एक्स 2 क्यूब, ऐसे आएगा, नहीं। और ऐसे करते करते कहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स 2 की पावर शायद n माइनस 1। अब बोलोगे n माइनस 1 कैसे, इन्फिनिटी था, तो मैंने उसको nth टर्म पे तोड़ दिया, नहीं समझ में, और n को किधर ले गए हम, इन्फिनिटी। तो अब हम लोग को अगर ये वाला स्ट्रक्चर याद हो, मतलब जिनको है, ठीक है ना, उसको पता है कि 1 माइनस एक्स से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग डिवाइडेड बाय दिस 1 माइनस एक्स, उसके बाद ऊपर देख सकते हो कि मल्टीप्लाइंग होता जाएगा, मतलब 0 तो ठीक है, मतलब ये देखोगे मल्टीप्लाई करते जाओगे तो 1 माइनस एक्स 2 की पावर n आ जाएगा, चेक कर लो एक बार, ठीक है। ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर वो सेट मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स, हाँ की पावर 4, एक बीच में शायद मैंने मिस कर दिया है, फिर वो ऐसे पावर बढ़ता जाएगा और लास्ट में 1 माइनस एक्स 2 की पावर क्या हो जाएगा n, मॉड x 1 से छोटा दिया हुआ और n कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी। तो अगर मॉड x 1 से छोटा n इन्फिनिटी, तो ये कहाँ चला जाएगा आपका 0, तो यानी कि दिस इज माइनस ऑफ। अब दोनों साइड क्या कर दो, डिफरेंशिएट, तो प्लस सी भी जो होगा वो गायब हो जाएगा और एफ एक्स मेरे ख्याल से 1/1 माइनस एक्स ऐसे ही आएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/1 माइनस एक्स। थर्ड हो गया, थर्ड वाला भी जैसे देखोगे आप तो डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से एक नया सीरीज दिखेगा आपको, इंटीग्रेट करने के बाद भी दिखेगा लेकिन वो नोन सीरीज दिखेगा आपको, मतलब ऐसा नहीं कि इंटीग्रेट करके सीरीज नहीं दिखेगा, डिफरेंशिएट करके एक और अच्छा सीरीज दिखेगा, नहीं उसको सॉल्व करने के लिए 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको जब अपन इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, और इसका जब इंटीग्रल लिखोगे हाफ tan x/2 का, तो हाफ नीचे भी आएगा एक, तो हाफ से हाफ कट जाएगा, तो ln sec x/2, नहीं। फिर उसके बाद सेकंड वाला जो होगा उसमें भी आप देखोगे तो हाफ स्क्वायर नीचे डिवाइड होगा, तो एक्चुअली वो कट भी जाएगा, तो ln secant x/2 स्क्वायर। अब इसको भी मैं चाह रहा था कि n पे रोक कर और फिर n को किधर ले जाए, इन्फिनिटी, तो इस तरीके से चलता जाएगा टिल इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग दोबारा से क्या लिख सकते हैं, लिमिट n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, क्या लिमिट n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, और इधर कितना देगा ln, और ये दिख रहा है कि ये secant x/2 ऐसे करके आता जाएगा, नहीं, और n पे मैं रोकूंगा, मतलब n टर्म, तो n माइनस 1 हो जाएगा शायद, नहीं सॉरी n ही आएगा, 2 की पावर 1 है ना ये पहला वाला, तो n ही आएगा, तो उसको 1/, करके लिख लो, पहला 1/, कितना देगा cos x/2, उसके बाद वाला, और ऐसे ही चलेगा कहाँ था cos x/2 की पावर n। अब ये नोन है लेकिन इसका हमको इलाज भी पता है, डबल एंगल चल रहा है ना ये, तो 2 sin x/2 से मल्टीप्लाई x/2 की पावर n से मल्टीप्लाई डिवाइड, और कितने cos के टर्म से n, तो 2 की पावर n से कर लो, यानी ये बनेगा और ऊपर देखना क्या बोला था मैंने, 2 की पावर n साइन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल x/2 की पावर n से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इस तरह से चालू होगा मामला, और एक 2 यूज करते करते लास्ट में यहाँ पे आएगा तो वो sin x बन जाएगा, वेरी गुड। और n अप्रोचिंग इन्फिनिटी को कैसे सेटल किया जाता है, हाँ x/2 की पावर n से डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये गया, और n अप्रोचिंग इन्फिनिटी पे sin t हो गया, जहाँ t कहाँ जा रहा है 0, तो sin t/t क्या बन गया 1, यानी कि ये लिमिट इवैल्यूएट होकर मुझे लग रहा है ln x माइनस ln sin x। किसी को लगता है कि इंटीग्रेट किया तो कांस्टेंट यूज करना है तो कर लो, बाकी अभी जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो f(x) आ जाएगा अपने आप कितना 1/x माइनस cot x,
बाकी याद हो तो इसको मैंने वो डिफरेंस वाला भी यूज़ किया था, cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 2 cot 2 थीटा, तो वहाँ से आ जाएगा tan थीटा इज cot थीटा माइनस 2 cot थीटा। तो अब हर एक टर्म को अपन ऐसे लिखेंगे ना तो वो डिफरेंस में बन जाएगा और फिर उसमें भी कैंसिलेशन चालू हो जाएगा। करके देख लेना फिर, नहीं तो बाद में आई वुड। नेक्स्ट जो आर्टिकल वैसे उस पर जेई पे ज़्यादा सवाल आते हैं, आए नहीं है, एक बार पूछा है, बाकी देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने याद हो तो एक लेबनीज रूल वाला पार्ट देखा था नहीं, जिसमें अंदर एफ टी डी टी है तो किस तरीके से क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो मान लो कि कुछ ऐसा है कि देयर इज अ फंक्शन कैपिटल एफ एक्स जी एक्स टू एच एक्स, ठीक है ना, और अंदर मान लो कि एक्स और टी दोनों का फंक्शन है और इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, अगेन वही टी के रिस्पेक्ट में, अंदर किसका फंक्शन है, एक्स का भी है और टी का भी है। तो जैसे मैंने जो चीज़ें बताई हैं अपन कोशिश करें कि उन्हीं को यूज़ करके काम चला ले, बेहतर है, ठीक है ना। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट दिस। नहीं, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना हो तो किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक्चुअली अगर आप इसको डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट करना चाहें तो करने के लिए कर सकते हो, लेकिन ये मत एक्सपेक्ट करना है कि उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने से तुम्हारा मेथड आसान हो जाएगा, कम समय में हो जाएगा, ऐसा कुछ ये रूल गारंटी नहीं करता है। हाँ, अगर ऐसा फंक्शन है तो कैसे डिफरेंशिएट करना है उसकी बात कर सकते हैं, समझ में आएगा। तो जैसे अगर इसका कोई डिफरेंशिएशन करना चाहता है, ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रल जी एक्स टू एच एक्स, मतलब फॉर्मूला यूज़ करना है तो दैट इज एट योर ओन रिस्क, ठीक है ना। इसमें कोई गारंटी नहीं है तुम्हारे पास कि इससे बहुत सिंपल हो जाएगा, आंसर आएगा नहीं आएगा वो भी नहीं पता मेरे को, ठीक है ना, वो क्या आएगा वो तुम देख लेना। तो जी एक्स टू एच एक्स, और हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉमा टी, तो इसको हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नहीं, कैपिटल एफ डैश एक्स क्या है, फॉर्मूला बता रहा हूँ पहले, ठीक है ना। इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, जी एक्स टू एच एक्स, और इंटीग्रेंट को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हम लोगों ने, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, समझ में आएगा। प्लस वही वाला था कि अब उसको इंटीग्रेंट को ऊपर वाले के साथ कंपोज करो तो क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा एच एक्स, नहीं सुना, एफ ऑफ एक्स कॉमा एच एक्स इंटू कितना आएगा, अपर लिमिट का, दैट इज एच डैश एक्स माइनस, फिर से इसको लोअर लिमिट के साथ कंपोज करो तो कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा एच एक्स जी एक्स इंटू कितना जी डैश। तो अगर आपको डायरेक्टली इस फॉर्म में डिफरेंशिएट करना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि डिफरेंशिएट डायरेक्टली कर रहे हो तो उससे कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन कोई डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं कि पहले इंटीग्रेंट को विद रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स, और फिर उसके बाद वही सब कि विद ऊपर वाले के साथ कंपोज, ऊपर का डिफरेंशिएशन और माइनस नीचे वाले के साथ, ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर फंक्शन यहाँ सिर्फ और सिर्फ टी का होगा तो ये वाले पार्ट का कोई मतलब रह नहीं जाता है, नहीं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, समझ में आएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला जिसके थ्रू हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और कह रहा था कि हमने अभी इसका एक स्पेशल केस देखा जिसमें हम बोल रहे थे कि अंदर सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है, एक्स नहीं टी, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ अंदर का इसका है टी का, तो ऑलरेडी हमने प्रूव कर लिया था, समझ में आएगा। लेकिन मान लो कि इस तरीके से हो ए से बी, जैसे भी तो जी एक्स टू एच एक्स, जी एक्स टू एच एक्स जा रहा था, समझ में आएगा। ए टू बी मतलब ए भी कॉन्स्टेंट हो गया, बी भी कैसा हो गया, कॉन्स्टेंट, और इधर ऐसा ही हो, ऐसा, मतलब समझ में आ गया कि एक स्पेशल केस हमने देखा जब अंदर सिर्फ टी का फंक्शन हो, नहीं, इसका एक स्पेशल केस ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है ना। अब दूसरा स्पेशल केस बोल रहे हैं कि ऊपर नीचे जो लिमिट है वो कांस्टेंट है और अंदर एक्स और टी दोनों का फंक्शन है, दोनों किसका फंक्शन है, एक्स और टी का। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसको हम लोग फिर से अप्लाई कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू, नहीं, दिस विल बी सिंपली व्हाट, ए टू बी और क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा टी और क्या आ जाएगा, डी, समझ में आएगा। और बाकी जो पार्ट है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि बी के साथ कंपोजिशन और फिर बी का डेरिवेटिव, ए के साथ कंपोजिशन, ए का डेरिवेटिव। तो इसका यूज़ कैसे करना है तो अगले सवाल अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। तो एक स्पेशल केस इसका ये है जिस पे अपन कुछ क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। n इक्वल टू 1 से कहाँ, इन्फिनिटी तक था ना, जीरो था। मैंने कहा गया जीरो से ही होगा। सिग्मा n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी है, क्या था अंदर 1/3n + 1, इंटीग्रल इसका मैं बोल देता हूँ, x की बात 3n + 1/3n + 1 होता है, 1 और 0 रखोगे तो 1/3n + 1। अभी विश्वास नहीं हो रहा है, -1/3n + 2 था ना सर, तो इंटीग्रल 0 से 1 x की बात 3n + 1,
नहीं, 0 से 1, और ये क्या बन जाएगा x की पावर 3n। अब जैसे n इक्वल टू 0 पे रखोगे तो पहला इंटीग्रल क्या बनेगा आपका 0 से 1 1 माइनस एक्स डी एक्स, फिर 1 रखोगे तो दूसरा इंटीग्रल बनेगा इंटीग्रल 0 से 1 एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स, और ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यानी कि अगर आप देखोगे सारे इंटीग्रल की लिमिट सेम है, तो इंटीग्रल 0 से 1 और 1 माइनस एक्स तो हर एक में, पहले में था 1 प्लस एक्स क्यूब, फिर और इस तरीके से कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी, ये जी हो गया। और इसका कॉमन रेशियो एक्स क्यूब जो है उसमें एक्स 0 से 1 है, तो मॉड 1 से छोटा हो गया, तो दिस इज इंटीग्रल और 1/1 माइनस एक्स क्यूब, तो 1 माइनस एक्स काट देना, 3 बच जाएगा, नहीं सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, उसका इंटीग्रल परफेक्ट स्क्वायर से π/3√3। ठीक है, नेक्स्ट ना next you have to find integral 0 से 1 tan inverse ax upon x into under root of 1 minus x square dx। वैसे ये इंटीग्रल देख ही लिया इतनी देर से, तो एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे इन केस, ठीक है, तो जो भी आएगा वो ए का फंक्शन होगा, नहीं इतना तो है। आइए हम लोग बोलेंगे क्या कि आइए डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ऊपर नीचे कांस्टेंट है, तो बताया था कि अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्टली हम इंटीग्रेंट पे अटैक कर सकते हैं, और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए, हाँ मतलब वो भूल मत जाना। और tan इनवर्स ax का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए, ax का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए, हाँ क्या करें आगे कैसे इंटीग्रेट है, हाँ हो गया, रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाहर निकाल दें, हाँ या तो हम एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लें या फिर एक्स को साइन थीटा, तो एक्स को साइन थीटा रखोगे, कॉस थीटा नीचे आएगा ऊपर आएगा, समझ में आ रहा है ऊपर क्यों आएगा डी एक्स वाला हो गया, और डी थीटा क्या रहता है इसका सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा पे आ जाओ, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इसको लिख लिया, तो कितना आएगा 1 प्लस a स्क्वायर, ठीक है ना। और ये मेरे ख्याल से वही हो गया रूट अंडर 1 प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको अगर आप समझ में आ रहा है ना क्या बोलने जा रहा हूँ, तो tan थीटा को फिर से t मानोगे तो dt अपॉन 1 प्लस समथिंग t स्क्वायर, तो tan इनवर्स ये ठीक है इंटू नीचे भी आएगा क्या, यहाँ पे ठीक है, 0 पे 0 हो जाएगा, π/2 पे ये बन जाएगा tan इन्फिनिटी की तरफ, और फिर tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या बन जाएगा π/2, तो हम लोग ने किया गया π/2, सुना है ये आंसर नहीं है, ये i डैश a है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आइए फिर से, और डी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस a स्क्वायर दैट इज ln, सी लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि इंडेफिनिट कर रहे हैं। यहाँ से आप कोई एक पर्टिकुलर एक लिए वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे i0 0, तो i0 0 है तो i0 यहाँ लगा दो, तो c कितना हो जाएगा, तो द इंटीग्रल विल बी व्हाट π/2 ln a प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रल 0 से 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ln x dx। चलो कोई नहीं करते हैं, डिस्कस करते हैं क्या पांडे करें डिस्कस।
पक्का ठीक है। वैसे पांडे जी ने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था इस सवाल का, वैसे तो फील आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, तो उससे कनेक्ट कर लिया पांडे जी ने, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था। वैसे सोचो कि अगर ये सवाल इस तरीके से नहीं आए तो कितना अच्छा लगेगा। आई ए हाँ ये I2 पूछ रहे हैं, नहीं क्या पूछ रहे हैं I2। तो वैसे तो अभी सिंस हम उस टॉपिक को कैरी कर रहे हैं तो अभी अपने को फील भी है, तो जैसे पांडे जी कर लिया और किसी ने भी किया है ऐसा, जिन्होंने नहीं ये वाली चीज़ पे ट्राई किया है किसी ने, हाँ मतलब लोगों ने ट्राई किया होगा अलग अलग तरीके से, बाकी पांडे जी का ये बिल्कुल सही था। ये जो मैं दूसरी चीज़ बार बार कह रहा हूँ उसमें खत्म हो गया हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वो एक्स के रेस्पेक्ट में लगे पड़े और चेक भी कर रहे हैं कि कहाँ गलती है, कहीं गलती नहीं है। अच्छा पांडे जी खड़े रहिए, बताइए आई कैसे ln स्क्वायर एक्स नीचे एक्स कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, बोलिए क्या आएगा डिफरेंशियल। वेरी गुड, काश आपने ऐसा क्या होता। वेरी गुड, एक मिनट यार बोलने तो दे उसको, बेचारा कितना डरा हुआ है। देखिए पंडित जी ये आया है कुल मिला के तो बस आपने देखो कितना लिखा है, इसलिए मैं बोला ना मेडिटेशन करो, पगलाए हुए हो अब इसका इंटीग्रल कर पाएंगे क्या तो x की पावर a+1 और a जो है वो 2 है, तो मेरे ख्याल से लिमिट तो आ ही जाएगा क्या 1/a+1। तो जो i है बैठ जाए ln a+1 और प्लस क्या लिख लो c, a को 0 तो ले ही सकते हैं ना, तो x की पावर 0 - 1 तो 0 ही हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से c क्या हो गया 0। I2 निकालने के लिए बोल रहे हैं ln 3। आगे क्या है कि वैसे तो ऑलमोस्ट हाँ एक चीज़ बच गया था वो फॉर्मूला, वॉलिस फॉर्मूला करके, ठीक है ना, और इसमें क्या है कि इंटीग्रल तो ऐसे इसकी बहुत ज़्यादा छानबीन नहीं आएगी, ज़्यादा आएगा तो इस तरह का कोई भी एक इंटीग्रल आपको इवैल्यूएट करने के लिए आ सकता है, ठीक है। बाकी आप नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर लोगे मुझे पता है, ठीक है, लेकिन अगर अपन को थोड़ा समय बचाना हो तो अपन ये जो वॉलिस फॉर्मूला है उसका यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक है 0 से π/2 और m और n दोनों होल नंबर्स हैं, m और n कैसे दोनों होल नंबर्स। तो इसमें देखना जो फॉर्मूला है याद रखने के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, तो बस अपन को याद रखना है, याद रखने के हिसाब से ध्यान रखना कि ये जो ऊपर एक m के लिए सीरीज होगा और एक n के लिए सीरीज होगा, जो m के लिए सीरीज होगा वो m से एक कम से चालू होगा, मतलब कहाँ से चालू होगा m-1 और फिर 2-2 करके घटेगा। याद रखने का क्या तरीका रहेगा आपका कि ऊपर एक m के लिए भी सीरीज है और एक किसके लिए n के लिए भी है। m के लिए जो होगा उसमें क्या होगा कि n-1 से चालू होगा, 2-2 कम होता जाएगा, और ऐसा करते करते जब भी 2 मिल जाए तो रुक जाओ, या फिर 1 मिल जाए तो रुक जाओ। तो अभी से बात है m-1 अगर इवन हुआ और 2 घटेगा तो कहाँ पे रुकेगा 2 पे, और अगर m-1 ऑड हुआ तो कहाँ रुकेगा 1 पे। समझ में आ गया। इस तरीके से दूसरा क्या है सेम, m की जगह n रिप्लेस कर लो वर्ड, ठीक है, तो फिर से कहाँ चालू हुआ n से, तो n-1 n-3 और टिल फिर से वही 2 या 1 में, और डिनोमिनेटर में कहाँ चालू होगा इन दोनों के सम से, दैट इज m+n, और फिर से वही 2 घटाओ दैट इज m+n-2 और टिल कहाँ तक फिर से कहाँ 2 और 1, एंड दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाई k, दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाई व्हाट k, जहाँ k के लिए क्या कह रहे हैं कि दिस इज π/2 इफ m and n both are even and otherwise it is 1। प्रूफ पे इसके फिर से डबल इंटीग्रल का भी यूज़ है, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ है, तो वो प्रूफ अपन नहीं देख रहे हैं, अपन सिर्फ इस फॉर्मूले को एज इट इज़ याद रखेंगे। अपन नहीं पहले लिख लो पहले, ये इंटीग्रेशन एक बार पहले कर चुके हैं, ठीक है ना, तो उसमें देखा होगा बहुत बार किंग और क्वीन लगाया था अपन ने, ठीक है ना। अब फिर से एक बार ट्राई कर लो, तो सबसे पहले तो वो अपन शायद क्वीन लगा दें, तो 0 से क्या हो जाएगा पाई, और फिर उसके बाद दिस थिंग
और प्लस 2 पाई माइनस दिस, तो 2 पाई माइनस एक्स होगा, तो ये 2 पाई हो जाएगा शायद। और क्या है साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 6x। तो उसके बाद याद हो तो कि हम लोग 0 से फिर इसको पाई बाई 2 में कन्वर्ट किया होगा, फिर से एक बार कोइन लगा के। फिर इसके आगे भी हमने बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन किए थे कि पहले अपन इसमें फिर से एक बार कोइन लगाएं और फिर जोड़ें, तो फिर साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 बनेगा, तो काफ़ी उसके आगे लेंदी गया था, ठीक है ना। अब हम लोग डायरेक्टली चाहें तो इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, तो 4 पाई और इस 0 से पाई बाई 2 वाले फॉर्मूले हैं, तो 4 से कहाँ चालू होगा 3, देन 1 स्टॉप, नहीं फिर उसके बाद कहाँ चालू होगा 6 की जगह 5, 3, 1 स्टॉप, और नीचे कहाँ चालू होगा 10 से, तो कितना आएगा 10, 6, 4, 2 स्टॉप और इनटू 5/2। तो आप मेरे ख्याल से करके देख लो, एक तो 4 चला ही जाएगा शायद, और ये 3, 2 टाइम्स 5, 2 टाइम्स, तो ऊपर देख लो 3 पाई स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आपका 2 की पावर 7, दैट इज़ 128। तो वहाँ भी सेम ही आया था शायद, नहीं यहाँ भी सेम ही आया। तो यहाँ पे आपका डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो ओवर हो गया, ठीक है ना। फिर अगले क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।